हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का ही एक कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एंड थ्रस्ट। तो दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करके इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था वो था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हमने डेली लाइफ एग्जांपल्स को उठा के उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। तो हमने देखा कि स्पैनर में कहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से हमारा काम इजी होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब होता क्या है, अब मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टोन है, ठीक है। अब अगर ये स्टोन यहाँ पर फ्री लाइंग है, राइट, ये सिर्फ यहाँ पर इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, इट इज नॉट पिवटेड विद एनी पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के साथ ये कहीं अटैच है। जैसे फैन होता है ना, फैन ऊपर एक पॉइंट से अटैच्ड होता है, ठीक है, फिर उसी पॉइंट के अराउंड वो ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे कुछ फ्री ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये स्टोन है। तो ये स्टोन अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं, अगर मान लो मैं इसको फोर्स लगाऊं, तो ये लीनियर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अब मान लो इसी स्टोन को हम एक पॉइंट के अराउंड पिवट कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली अटैच कर देते हैं सिंपल टर्म्स में, ठीक है। जैसे कि ये भी एक स्टोन है और इसको हमने इस पॉइंट O के अराउंड पिवट किया है, दिस इज द पिवट पॉइंट, करेक्ट। अब जब हम इस स्टोन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अब मैं इस स्टोन के ऊपर फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं जब यहां पर फोर्स लगा रही हूं तो मैं अपनी तरफ से फोर्स ऐसे लगा रही हूं कि ये लीनियर डायरेक्शन में, मतलब ये सीधा मूव करे, आगे की तरफ को जाए, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि जब यहां पर फोर्स लग रही है तो ये इस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, ना कि ये एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बात क्लियर हुई? तो ऐसा ही होता है कुछ मोमेंट ऑफ फोर्स में। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अराउंड पिवटेड होता है तो और हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस फोर्स F, ठीक है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये लीनियर डायरेक्शन में ना होकर ये उस पॉइंट ऑफ एक्सिस के अराउंड घूमना शुरू कर देता है, right? So the moment of force, what is this moment of force? So this moment of force is equal to the product of magnitude of the force, कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है उस पे डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट। तो जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो इसको अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक लेके जाएंगे और फिर इस पिवटेड पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर जो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो दैट मीन्स कि that perpendicular distance, the product of that force and the perpendicular distance on which the force is applied is called as the moment of force, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स पे ना बड़े सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि अभी हम उसका एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, बस वही पढ़ेंगे जो अभी हमने किया है, ठीक है, और उसके बाद हम उसके यूनिट्स भी देखेंगे। तो हमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज F एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट, ठीक है। तो जहां भी आप परपेंडिकुलर वर्ड पढ़ते हो ना, एक बात याद रखना, दिस मीन्स 90 डिग्री। यहां पर कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर मैं यहां पर इस मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, कि इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, अब यहां पर हमने O लिया है तो मैं यहां पर भी O लिख रही हूं। सो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स,
ठीक है, तो ये वाली जो हमने फोर्स अप्लाई की है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर, ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट O, राइट। तो इसको सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ फोर्स से, मैंने MOF लिख दिया बार बार इतना लंबा लंबा लिखने से, सो इट विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय OP, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप ना कभी भी मैथ्स में, फिजिक्स में, कहीं पर भी ना, जैसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो कोई डायग्राम है और उसमें ये वाला सिंबल है, मान लो कि यहाँ पर ना एक लाइन है, ठीक है, कैसे बताऊँ, एक यहाँ पर है और यहाँ पर एक ऐसा सिंबल है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं लिखा है, सो दिस मीन्स 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वर्ड लिखा है, दैट ऑल्सो मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स पे जाएं, हमें इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो हमने क्या बोला, व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का एक सिंबल ये भी होता है मैथ्स में, फिजिक्स में, ठीक है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट O, what is that point O? That is the pivoted point, ठीक है। Perpendicular distance from point, perpendicular distance of force from point O, ठीक है। तो हमने as per our वो figure, so it was F multiplied by OP, ठीक है। तो फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सो दैट इज न्यूटन। और जब हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी लेंथ की, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, दैट्स राइट। सो इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी न्यूटन मीटर एंड दिस विल बी द SI यूनिट, ठीक है। दूसरा आता है CGS यूनिट, ठीक है। तो न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन है तो इसका CGS होता है, फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन, और मीटर मतलब डिस्टेंस का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर, सो दैट इज डाइन सेंटीमीटर, इज दैट राइट, ठीक है। अब मान लो कि हम इसी चीज को हम मेजर कर रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स में। तो आपको पता है कि जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करते हैं तो हम उसका वेट, उसके फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स, राइट, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, इन ग्रेविटेशनल यूनिट अगर हमें इसको मेजर करना है, सो द यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू kg, this will be small kg F, और this is the force and meter तो वही रहेगा, ठीक है। so this is the unit of force and this is the unit of distance, so kg F मीटर। और इसी को अगर हम SI में लिखेंगे, ये हो गया SI। अब इसी को अगर हमें CGS फॉर्म में लिखना है, so it will be ग्राम फोर्स सेंटीमीटर्स, is that right? ओके तो हमने यूनिट्स पढ़े हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के, तो हमने पढ़े हैं दो सिस्टम्स में, दैट इज SI एंड CGS, ठीक है। तो SI सिस्टम में कौन सा यूनिट पढ़ा था सबसे पहले, दैट इज न्यूटन मीटर, दैट इज फोर्स एंड द डिस्टेंस का यूनिट, राइट, सो दैट इज न्यूटन मीटर। और CGS में यही था हमारा डाइन सेंटीमीटर्स, इज दैट करेक्ट। वहीं पर जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था KGF, किलोग्राम फोर्स मीटर, और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर्स, इज दैट करेक्ट। अब इन्हीं दोनों यूनिट, मतलब ये जितने भी यहाँ पर आप यूनिट्स देख रहे हो ना, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो इस रिलेशनशिप को समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जब कन्वर्जन्स आती हैं, जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम
मतलब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक यूनिट सीजीएस में है, एक एसआई में है। अब आप एसआई और सीजीएस को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते या डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले है न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर। तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। तो इसको याद रखना भी। देन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर्स, दैट इज 100 सेंटीमीटर्स। इज दैट करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर्स। इज दैट करेक्ट। तो बात समझ आई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। सो दिस इज 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। इज दैट करेक्ट। Okay, the next one is 1 kgf meter is equal to, so 1 kgf is 9.8 Newton meter, ठीक है, and 1 gf centimeter is equal to 980 dyne centimeters. So let us take an example to understand something more about the moment of force. तो मान लो this is a girl, ऑफ कोर्स शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। तो अब इस गर्ल को ये डोर को ओपन करना है जिसकी विड्थ है 1.2 मीटर्स और इसको मिनिमम फोर्स यहाँ पर अप्लाई करनी है एंड दैट मिनिमम फोर्स इज अराउंड से 1.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है, दिस इज द मिनिमम फोर्स दैट इज नीडेड, ठीक है। सो मिनिमम फोर्स दैट इज नीडेड टू ओपन दिस डोर। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम पिवट पॉइंट। सो यहाँ पर पिवट पॉइंट क्या है, अब ये एक डोर है, ठीक है, मान लो ये वॉल है एंड दिस इज अ डोर। अब इस डोर को ओपन क्लोज जो भी होना है तो उसके लिए यहाँ पर एक क्या होगा, हिंज होता है। सो ये जो डोर है ये इसी हिंज के अराउंड मूव करता है। इज दैट करेक्ट। तो इसका पिवट पॉइंट क्या हुआ, ये हिंज हुआ, करेक्ट। तो अब आपने नॉर्मली देखा होगा, मतलब ये एक बहुत ही जनरल सी चीज़ है कि जहाँ पर हिंज होता है, हिंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट एंड पे, इन सिंपल वर्ड्स, वहाँ पर एक नॉब होती है या एक हैंडल होता है जिससे हम डोर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हम टॉर्क तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, मिनिमम फोर्स दैट इज नीडेड इज 1.5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस of force from the pivot point, so it is 1.2 मीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलो निकालो क्या आंसर आएगा। सो इट विल बी, ओके, तो मल्टीप्लाई करो इन सबको। सो इट विल बी, द आंसर विल बी इन न्यूटन मीटर्स, ठीक है। तो आपकी और मेरी कैलकुलेशन, ओके, आप कर रहे हो ना मेरे साथ साथ कैलकुलेट। सो इट इज 1.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज नीडेड। अब मान लो इस गर्ल को ये बोला जाए कि इस नॉब से नहीं बल्कि इस डोर के सेंटर से आपको पुश करना है और इस डोर को ओपन करना है, तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। तो अब यहाँ पर इस एंड से नहीं, वो कहीं यहाँ पर बीच से ओपन करेगी। तो जब बीच से ओपन करेगी तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, तो इट विल बी 0.6 मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करो तो सो मोमेंट ऑफ फोर्स जो मिनिमम है दैट इज 1.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब दूसरा हमें ये बताना है कि इसको कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस डोर को ओपन करने के लिए। सो हमें ये फोर्स निकालनी है और डिस्टेंस हमने निकाल ही लिया है, हाफ द डिस्टेंस दैट इज 0.6 मीटर पर उसने अब जोर लगाना है।
ठीक है, पहले वो 1.2 मीटर्स पे लगा रही थी, अब उसको यही जोर लगाना है किस पे, 0.6 मीटर्स पर। तो कैसे निकालेंगे, सोचो, सिंपल सा है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो 6 3s are 18, सो इट इज 3 न्यूटन। तो अब देखो यहाँ पर जो फोर्स थी, ठीक है, दैट वाज 1.5 न्यूटन, वहीं पर अब ये फोर्स बढ़कर आ गई है 3 न्यूटन। तो मतलब क्या हुआ कि जितना हम पिवट पॉइंट के पास जाकर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब जितना हम हिंज के या फिर हम पिवट पॉइंट के नज़दीक आएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही थी और यहाँ पर वही फोर्स बढ़ के जब डिस्टेंस कम हुआ, ठीक है, पिवट पॉइंट और जो पॉइंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, जब ये डिस्टेंस कम हुआ तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड, लेसर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स रहेगी। जैसे हम पिवट पॉइंट के नज़दीक आते रहेंगे, अब उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इज दैट करेक्ट, समझ आ गया। तो चलो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। बहुत सिंपल है। पहली चीज़ जो आप सबको याद रखनी है वो ये है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद उसके पहले क्या देखने हैं, यूनिट्स देखने हैं। यूनिट्स सेम होने चाहिए सीजीएस में या एसआई में। ओके, चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, calculate the moment of force of 5 Newton applied on a body at a distance of 20 centimeters from the pivot point। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। MOF हो सकता है आपको ज़्यादा जगह लिखा हुआ नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे करने हैं और बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं टाइम को सेव करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको MOF लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझ आ गई है कि जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज 5 न्यूटन और जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मैं S लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। अब देखो ये है SI और ये है CGS, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप न्यूटन को डाइन में कर दो या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में कर दो। तो यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कर दें। कैसे करेंगे, तो देखो हमने पढ़ा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। तो 1/100 मीटर मतलब अगर यहाँ पर 20 है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ और ये मेरा मीटर बन गया। सो दिस मीन्स द डिस्टेंस इज 0.2 मीटर, ठीक है। तो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम पिवटेड पॉइंट। इज दैट करेक्ट। तो फोर्स क्या आ गया, फोर्स इज 5 न्यूटन एंड द डिस्टेंस इज 2.2 मीटर्स। सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आंसर आएगा, सो इट इज 2/10, राइट। सो इट विल बी 10/10, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, न्यूटन मीटर, सो द आंसर इज 1 न्यूटन मीटर। ओके तो सबसे पहले क्या किया है, हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है और उसके बाद हमने यूनिट्स देखे हैं कि अलग अलग तो नहीं है, मतलब एक CGS में एक SI में तो नहीं है। अगर हैं तो उनको हम एक सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर अपने क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब जल्दी से अपनी पेपर लो, नोटबुक लो, एक रफ नोटबुक लो और एक पेन लो और मेरे साथ बैठ जाओ और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। करें शुरू। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूली कैन ओपन अ 2 मीटर वाइड डोर, ठीक है। तो मतलब ये हमें डिस्टेंस दे के रखा है उसका पिवट पॉइंट से, ओके। सो बाय अ मिनिमम फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन। तो अब अगर हम देखें तो ये भी किस में है,
SI सिस्टम में और ये भी किस में है, SI सिस्टम में। तो बहुत ही सिंपल है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू ओपन द डोर। सो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय what? Multiplied by the perpendicular distance of force from the pivot point। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, तो हमें सिंपली इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। सॉरी, इट वाज 2.5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर्स, तो कितना हो जाएगा, करो सॉल्व इसको। सो इट इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। तो आपका भी यही आंसर आया कि नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय ओपन्स अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन यूजिंग अ रेंच ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रेंच, ठीक है। तो इसमें ना अगर आप पहले आप फर्स्ट लाइन को पढ़ो और उसको सॉल्व करो, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यूनिट्स हमारे डिफरेंट हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें फोर्स दी है दैट इज 150 न्यूटन, और यहाँ पर हमें रेंच की लेंथ दी है दैट इज डिस्टेंस मान लेते हैं, सो दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। अब क्योंकि दोनों के यूनिट्स अलग हैं तो हमें सेम में करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको अगर 100 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन और मीटर दोनों ही क्या हैं, SI यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज नीडेड, जिस मोमेंट ऑफ फोर्स की हमें ज़रूरत है इस नट को ओपन करने के लिए, सबसे पहले तो मैं वो निकालूंगी। सो दैट इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट इज यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना। सो 150 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मीटर्स। ओके, तो जल्दी से सॉल्व करो इसको। सो इट इज 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 मीटर्स। तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर आ गया है दैट इज 45 न्यूटन मीटर। सो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज नीडेड टू ओपन दिस नट, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एक नट है, ये मेरा रेंच है, अगर मैं इसमें यहाँ पर जोर लगाती हूँ तो यहाँ पर जो जोर लगेगा ना दैट इज नीडेड, दैट इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज नीडेड। अब मैं इसी रेंच को अगर बीच से पकड़ लूंगी, तो जब मैं इसको बीच से पकड़ूंगी ना तो इसमें जो जोर लगेगा, ठीक है, जो मेरे को मोमेंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी। हमने देखा था ना एक एग्जांपल से कि जैसे जैसे हम पिवटेड पॉइंट के पास जाते रहेंगे, जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता रहेगा फोर्स और पिवटेड पॉइंट के बीच, वैसे वैसे फोर्स जो है वो बढ़ती रहेगी। तो अब हमसे जो सेकेंड पार्ट है वो ये पूछा गया है कि अगर इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो फोर्स क्या है, फोर्स है मेरे पास अब 50 न्यूटन, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि हम उसको किस डिस्टेंस पे रखें जिससे वो आसानी से खुल जाए। तो हमें पता है, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज नीडेड वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, 45 न्यूटन। तो बस ये सिंपल यहाँ पर हमें इसी फॉर्मूला में हमें अपनी वैल्यूज को पुट करना है। सो दिस इज 45 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पर न्यूटन मैंने लिखा नहीं है, न्यूटन मीटर। नाउ द फोर्स जिसे हमें ओपन करना है दैट इज 50 न्यूटन, और अब मान लो दिस डिस्टेंस इज s, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज न्यूटन मीटर, दिस इज न्यूटन। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सो दिस इज 10 and 9, राइट। सो इट इज 0.9 मीटर। तो इस डिस्टेंस पे रखने से अब हम आराम से इस नट को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो फॉर्मूलाज वही अप्लाई हो रहे थे, कन्वर्जन्स वैसे ही सॉल्व हो रही थी, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखना था, दैट वाज इट। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखें, चलो let us solve our next question. A spanner of length 10 cm is used to unscrew a nut by applying a minimum force of 5 Newton. Calculate the moment of force that is required. तो यहाँ पर देखो स्पैनर की जो लेंथ है वो हमें क्या दे के रखी है, तो मैं इसको S लिख रही हूँ, ठीक है। सो इट इज 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स है वो न्यूटन में है। तो मैं इससे पहले कि मुझे ये इशू आए, प्रॉब्लम आए, मैंने यहाँ पर इसको
SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा जो मिनिमम फोर्स दैट इज अप्लाइड इज 5 न्यूटन, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सिंपली हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। तो क्या होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट। सो इट इज इक्वल टू 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन multiplied by 1/10 meter. So the answer will be 0.5 न्यूटन मीटर. So this is our moment of force. तो आप देख रहे हो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कितनी 25 न्यूटन। तो हमें क्या दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज 25 न्यूटन अबाउट पॉइंट इज 2.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो मोमेंट ऑफ फोर्स है दैट इज 2.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। और जो फोर्स है दैट इज 25 न्यूटन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो हमें S निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको मैं S लिख रही हूँ। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करो, ठीक है। सो 2.5 न्यूटन मीटर, 25 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय S. सो S इज 2.5 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन। सो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जिन बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है उनके लिए, तो मैंने 2.5 को 25/10 लिख दिया, 25 को 25 से कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे पास जो आंसर बचा है दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। तो अब मैं इसको मीटर में भी लिख सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकती हूँ। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। करना है कन्वर्ट करो, नहीं करना है मत करो। Okay, so this was the question. Now let us take up one more question. So the question says state one way to decrease the moment of given force about a given axis of rotation. तो हमें क्या करना है, हमें जो moment of force है, ठीक है, the moment of a given force about the axis of rotation उसको decrease करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उस force को decrease करने के लिए जो हम क्या करेंगे, तो ये जो पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स है ना वो डिपेंड करता है कि जो हमारा पिवट पॉइंट है, ठीक है, पिवट पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, ऐसे दिस इज द पिवट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ फोर्स, इनके बीच का क्या डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को कम करने के लिए हमें इस डिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो वी कैन डू दिस बाय डिक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, राइट, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, उन सबको सॉल्व करना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ ना आए तो वो सारे क्वेश्चंस आप लेकर मेरे पास आ सकते हो, आप आस्क क्वेश्चन में वो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप स्वयं में क्लास बुक कर सकते हो। लाइव आप और मैं बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और जो भी डाउट होगा वो स्वयं में क्लास बुक करनी है और उसके बाद पर्सनलाइज्ड क्लास के लिए आपके लिए रेडी रहेंगे हम, और मैं और आप बैठ के आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। So this was all from the moment of force. Now we will move on to our next topic of the day, that is the thrust. तो अब अगर हम ना फोर्स की बात करते हैं, so thrust जो है ना वो भी एक तरह की फोर्स ही होती है, ठीक है। पहले तो ये बात समझ लो। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं ना तो फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, इज दैट करेक्ट। अब जब भी कोई भी एक फोर्स नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है तो उसको हम बुलाते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक फोर्स है, वो फोर्स दैट एक्ट्स नॉर्मली ऑन अ सरफेस। नॉर्मली मतलब जो 90 डिग्री पे एक्ट करती है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट करती है, सो दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट,
ठीक है, सिंपल है। तो मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को मैंने इस सरफेस पे रखा है, तो अब ये कितनी फोर्स अप्लाई करेगी? इट विल अप्लाई फोर्स इक्वल टू इट्स वेट ऑन दिस सरफेस, जिस सरफेस पे मैंने इसको रखा है, ठीक है। अब सॉरी, अब यहीं से आ जाते हैं थ्रस्ट के यूनिट्स। अब थ्रस्ट क्या है, क्या बताया मैंने? थ्रस्ट एक फोर्स है, तो यूनिट्स क्या होंगे? बस वही होंगे जो फोर्स के हैं। कौन कौन से यूनिट्स हैं? सो दैट इज kgf, किलोग्राम फोर्स, देन CGS में यही ग्राम फोर्स आ जाता है, और एक आता है न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें, जो हर जगह बात करना जरूरी है, बिकॉज वी डोंट नो कि न्यूमेरिकल्स कैसे, कहाँ से कैसे आएंगे, ठीक है। तो kgf को अगर हम gf में, दैट इज ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करने जाएं, तो हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, सॉरी 1000 ग्राम्स, सो इट विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। तो हमने यहाँ पर kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, फोर्स तो सेम ही है, ठीक है, सिंपल। सो ये कन्वर्जन आपको एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स? 10 न्यूटन्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वैसे ये 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर इस क्लास में सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल से इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स, ठीक है। देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो किलोग्राम, ठीक है, हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल राइट इट एज 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्स, ठीक है, ये भी अप्रॉक्स है और वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। इज दैट राइट? तो आपको थ्रस्ट और उसके यूनिट समझ आ गए, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट के इफेक्ट्स। तो थ्रस्ट के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखेंगे। अब जो थ्रस्ट का जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है उसके एरिया पे, ठीक है। सो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, कि वो जो फोर्स है ना वो किस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही है। तो मान लो जो सरफेस है हमारा, जो सरफेस एरिया है या जो सरफेस एरिया है, ठीक है, अगर वो मान लो स्मॉलर है, वो कैसा है? स्मॉलर है, तो उस केस में जो थ्रस्ट होगा वो लार्जर होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा सरफेस एरिया जो है वो लार्जर है, तो जो थ्रस्ट होगा वो कैसा होगा? वो स्मॉलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स रिलेशन है। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, ठीक है, एरिया बढ़ जाएगा तो थ्रस्ट कम हो जाएगी, अगर एरिया कम कर दोगे तो थ्रस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। अब मैं आपको समझाती हूँ विद एग्जाम्पल्स कि ऐसा कैसे होता है, ओके। तो आप कभी बीच गए हो? तो बीच में क्या होता है ना कि आप एक जगह खड़े हो, ठीक है, तो सैंड पे जब आप खड़े होते हो ना, तो आप अगर यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो अब क्या होगा कि धीरे 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 आप नोटिस करते हो कि आप तो अंदर को ही जाते जा रहे हो, आप सैंड के अंदर को सिंक होते जा रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप उस सैंड पे आराम से सन बेदिंग के लिए आप लेट जाओ तो क्या होगा? तो आप उस सैंड पे वहीं पर रहते हो और आप सिंक नहीं करते हो बेसिकली, ठीक है। ऐसा आपने नोटिस किया होगा। बस यहाँ पर ना ये थ्रस्ट का ही एक इफेक्ट है। होता क्या है कि जब आप खड़े होते हो, ठीक है, जब आप व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द सैंड, तो जितना भी ये थ्रस्ट है ना वो एक छोटे से एरिया पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एरिया जो है वो लेस है, तो थ्रस्ट क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर थ्रस्ट सेम ही है लेकिन अभी वो स्मॉलर एरिया पे लग रही है। अब जब मान लो आप लेट गए उसी सैंड पर, अब क्या हुआ कि जब आप लेट गए तो सरफेस एरिया जो है, जो सैंड के साथ आपका कांटेक्ट में है, तो वो एरिया क्या हो गया? वो एरिया इंक्रीज हो गया,
जब एरिया इंक्रीज हो गया तो जो थ्रस्ट है वो क्या हो जाएगी, थ्रस्ट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब यही थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा, ये जो फोर्स है, जो इफेक्ट है वो ज़्यादा एरिया पर हो रहा है। तो इसके लिए आप सिंक नहीं करोगे इनटू द सैंड। ठीक है, सिंपल था, समझ आया। तो वो जो आप बीच पे जाके जब आप ऐसे सैंड के अंदर को जाते जाते हो, जब आप खड़े होते हो तो वो क्यों होता है, तो आपको रीजन समझ आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नेल। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि आपके पास एक नेल है और आपको मैंने एक हैमर दे दिया। मैंने बोला कि ये एक वुडन टेबल है और इस वुडन टेबल पर ना आपको इस नेल को, इस पूरे वुडन टेबल के अराउंड आपको ये एक नई वुडन, एक से मैंने एक वुडन कुछ भी दे दिया है कि आपको ये यहाँ पर नेल्स लगानी है इस वुडन टेबल पे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, नॉर्मली क्या करते हो, जो नेल होती है ना वो कुछ ऐसी होती है, देखो ऐसी होती है। ठीक है, तो यहां से ये कैसी होती है, पॉइंटेड होती है और ऊपर से ये फ्लैट होती है। तो आप इस नेल को ऐसे रखोगे और यहां पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, हैमर से मारोगे। ठीक है, तो ये जो नेल है ये इस वुडन टेबल के अंदर को जाती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बस वही थ्रस्ट का एग्जाम्पल है। तो मान लो जब आपने इस नेल को ऐसे रखा, आपने हैमर मारा, तो अब नेल क्या थी, यहाँ पर शार्प थी, तो यहाँ पर जो एरिया था ना, एरिया वॉज लेस, द सरफेस एरिया वॉज लेस। तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई की ना, तो यहाँ पर जो थ्रस्ट है ना वो क्या होगी, थ्रस्ट इंक्रीज हो गई, थ्रस्ट बढ़ गई। वहीं पर जब आपने इस नेल को उल्टा कर दिया तो ये एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, मोर या इंक्रीज हो गया। और दूसरी तरफ ये जो हैमर है ना, ये आपने जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पर थ्रस्ट क्या हो जाएगी, थ्रस्ट विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो ये फोर्स कम हो जाएगी, और यहाँ पर क्योंकि एरिया कम है तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में नेल जो है वो ईजिली इस वुडन ब्लॉक में चली जाएगी, और इस केस में नेल जो है वो ईजिली वुडन ब्लॉक में नहीं जाएगी, हो सकता है कि वो जाए ही ना। Okay, so this is the relationship of surface area and the thrust. More the surface area, lesser will be the thrust. Lesser the surface area, more will be the thrust. तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा और इससे आपको थ्रस्ट के इफेक्ट्स को समझने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, और जब इस चैप्टर से इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी यूजुअली ऐसे ही होंगे, जैसे व्हाट इज थ्रस्ट, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, एंड ये दोनों ही एग्जाम्पल्स पे कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब इस दोनों ही टॉपिक्स को, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स और थ्रस्ट को आपको रिवाइज करना है, और कोई भी डाउट होता है या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर आप उन क्वेश्चंस को लेकर आ जाओ स्वयं क्लास में और हम दोनों साथ में बैठ के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सी यू नेक्स्ट टाइम। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम थ्रस्ट एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, और न्यूमेरिकल्स भी समझ आए हैं। तो कोई भी डाउट हो आपको पता है कहाँ आना है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।